हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो हम लोग AMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कर चुके हैं, ICT कर चुके हैं, डोमेन नॉलेज कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमने इंग्लिश के किए हैं। तो देखिए, ICT के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि और क्वेश्चन बचे हैं, मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। ये सारे प्रश्न जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, तो आपको इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर आपको करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत थोड़ा सा है और क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो हमको डीपली भी पता होना चाहिए। उन्होंने तो मोटे मोटे तौर पर बता दिए है कि ये आपके टॉपिक हैं और इनसे आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन देखिए, UGC नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, किस विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों के प्रतिफल कहे जाते हैं? वे ऐसे शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक तरीके से प्रभावित रहते हैं जो शिक्षक, देखिए इसमें बोला ये गया है कि विद्यालय में जो क्या होता है, टीचर होता है, उससे छात्र जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक या नुकसानदायक तरीके से किस तरीके से जो है वो प्रभावित होते हैं। तो छात्रों को स्नेह करते हैं, छात्रों को पढ़ाने से कतराते हैं, छात्रों को अनुचित गृह कार्य देते हैं तथा उनकी उपेक्षाएं करते हैं, या संवेगात्मक अस्थिरता व दुर्बल चरित्र वाले। देखिए, समझने की बात है कि जो विद्यालय होता है वहाँ छात्र जो होता है वो शिक्षक के व्यवहार का ही परिणाम होता है। यानी जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, छात्रों पर पड़ेगा। उसके व्यवहार को देख के ही छात्र जो है वो सीखेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को स्नेह करते हैं। स्नेह करने वाले शिक्षक से छात्र जो है वो अच्छा ही सीखते हैं, तो ये हानिकारक प्रभाव तो नहीं छोड़ेगा। छात्रों को पढ़ाने से कतराते हैं, देखिए ये गलत है, लेकिन सबसे अधिक हानिकारक इसको नहीं कह सकते कि पढ़ाई में कमी लाता है। बाकी अदर चीज़ों में देखें तो वो छात्र पर इतना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा, कहीं ना कहीं है परंतु इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है कि छात्रों को अनुचित गृह कार्य देता है तथा उनसे अपेक्षाएं रखता है। देखिए, ये भी छात्र पर दबाव डालता है, लेकिन इतना ज़्यादा हानिकारक ये भी नहीं डालता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता व दुर्बल चरित्र वाला। बिल्कुल ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। यानी ऐसा शिक्षक जिसमें भावात्मक रूप से कैसी हो, अस्थिरता हो, है ना, कभी उसको गुस्सा आ रहा है, कभी वो उदास है, कभी अचानक से जो है उसका व्यवहार चेंज होता रहता है, उसमें नैतिकता की कमी है। तो ऐसा जो शिक्षक होता है ना, वो छात्रों के मन में और उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो उनकी सोच है, उनका आत्मविश्वास है, उनका व्यवहार है, उनको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव, हानिकारक जो प्रभाव होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग यहाँ जाएंगे। ये वाले भी दोनों नेगेटिव हैं, परंतु इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितना कि ये वाला। तो हमें सबसे बेस्ट आंसर को चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार छात्र समिति को निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि छात्र समिति को जो है वो प्रशासन को क्या क्या जो कार्य है वो नहीं करने चाहिए। नहीं करना पूछा है, प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में लेना। पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। छात्र मनोबल ऊंचा करने वाली विधाएं या पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु छात्र संगठन का निर्माण या प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेता का निर्माण। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि छात्र समिति स्कूल के प्रशासन को खुद चलाए, है ना। इसका मतलब ये पहला वाला आपका यह हो गया। तो जैसे स्कूल के नियम बनाना, शिक्षकों को निर्देश देना, अनुशासन चलाना, निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें क्या एक छात्र कर सकता है, हाथ में दे सकते हैं। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन यहाँ आपके गलत हो जाता है। छात्र समिति सिर्फ सहयोग करती है, प्रशासन कभी भी छात्रों के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखें, अगर हम देखना चाहें तो कि ये क्यों हुआ मैम, तो देखिए, ये देखिए, छात्र मनोबल ऊंचा करने वाली विधियां।
क्या आपकी छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, है ना। तो इसमें छात्र समिति के जो है कार्यों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये वाला आप कह नहीं सकते कि ये जो है वो छात्र समिति कार्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये तो पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु तो छात्र संगठन का निर्माण करना, बिल्कुल पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो गया, डिबेट हो गई, खेल हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें जो क्रिएटिविटी हो गई वो सारी बच्चों को करवानी चाहिए। तो इससे छात्र समिति जो है वो काम करती है। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्य के अनुरूप नेता का निर्माण, देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों में जहां नेतृत्व हो गया, चुनाव प्रक्रिया, ये सारी चीजें वो है वो भी छात्रों को सिखानी चाहिए। तो ये भी छात्र समिति का उद्देश्य के अंतर्गत आएगी, ना कि इसका नेगेटिव। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट इस आंसर का होगा, इस क्वेश्चन का होगा कि छात्र समिति के निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, उन्हें प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें गुण होता है, किस तरीके का गुण उसमें पाया जाएगा। सामान्य व्यक्तित्व वाला, उच्च आदर्शों वाला, प्रतिष्ठा का, या क्रूरता का। देखिए अगर हम कहें कि सामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या नेतृत्व कर सकता है, केवल सामान्य होना नेतृत्व की पहचान नहीं होती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी भी नेता नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प हम देखें नेतृत्व प्रदान करने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। उच्च आदर्शों वाला, बिल्कुल एक सच्चा नेता जो होता है उसमें बहुत सारे अच्छे आदर्श होने चाहिए, उसमें बहुत सारे अच्छे मूल्य होने चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और जो उसकी सोच है वो दूसरों को जो है वो मदद करने वाली होनी चाहिए। उसका लक्ष्य जो है, उसकी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, है ना। तो नेतृत्व का जो मूल गुण है वो उच्च आदर्शी होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन को भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा होना अच्छा है, लेकिन प्रतिष्ठा होने से कोई नेता थोड़ी बन जाता है ना। तो नेतृत्व के लिए मूल्य और आदर्श जरूरी होते हैं। क्रूरता का तो ये तो बहुत ही नेगेटिव चला जाएगा कि जो क्रूर हो गया, कठोर हो गया, हिंसक स्वभाव वाला हो गया, वो व्यक्ति कभी भी नेतृत्व कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है वो नेतृत्व का नकारात्मक जो रूप होता है उसके अंतर्गत चला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक ऑप्शन को आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूं ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन बने आपका गलत ना हो। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटने या चबाने का आदि है तो आप उसके व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालेंगे। कई बच्चे चबाते हैं ना नाखून, तो उसके व्यवहार से संबंधित क्या निष्कर्ष आप निकालेंगे। पहला कह रहा है कि अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति। देखिए अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति जो है वो बच्चा ये आपकी भागदौड़ करेगा, उछलेगा, कूदेगा। नाखून चबाना ऊर्जा की अधिकता का लक्षण नहीं होता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। सांवेगिक असंतुलन का प्रतीक, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल सांवेगिक असंतुलन का प्रतीक माना जाएगा। मतलब नाखून चबाने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, सांवेगिक रूप से जो है वो असंतुलित महसूस करेगा, यानी उसमें इमोशनल इनबैलेंसेस जो होते हैं वो होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा या तो चिंतित है ना, या वो किसी भी चीज से असुरक्षित महसूस कर रहा है, या वो तनाव में है, या उनकी जो भी इमोशनल जो बैलेंस है वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो वो बच्चा ऐसे कार्य करेगा। तो टीचर को जो है उससे के जो क्या है निष्कर्ष उसका निकालना चाहिए कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो बी वाला ऑप्शन हम यहाँ सही मानेंगे। बाकी दो ऑप्शन और हैं। किसी विटामिन विशेष का अभाव, ये देखिए एक चिकित्सकीय कारण हो सकता है, लेकिन शिक्षा शास्त्री व्यवहार से ये निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं निकलता है। स्वास्थ्य पर जो है इसका कोई वो नहीं होता। ये वाला ऑप्शन भी हम नेगेटिव ही मानेंगे। ग्रंथियों के स्राव में अनियमितता, तो देखिए ये भी एक तरीके से देखिए तो चिकित्सीय कारण ही होता है कि छात्र के व्यवहार की जो भावात्मक और मनोवैज्ञानिक कारण से संबंधित होंगे, न कि हार्मोनल कारण से संबंधित ये चीजें होंगे। तो हार्मोनल कारण भी यहाँ नहीं होंगे। सही उत्तर अगर इस क्वेश्चन का है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ एकदम करेक्ट जाता है। आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे, है ना।
तो देखिए आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे, ये देख लेते हैं। छात्रों को श्रम संबंधी साहित्य को पढ़ने को कहेंगे या फिर छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करेंगे, है ना। अगला कह रहा है कि स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि छात्रों को श्रम संबंधी साहित्य को पढ़ने को कहेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि श्रम संबंधी किताबें पढ़ने के से क्या होगा, ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन केवल पढ़ने से श्रम का असली मूल्य समझ में नहीं आ पाता है ना। तो हम इसको एक तरीके से देखें तो आंशिक रूप से ठीक है, लेकिन प्रभावी तरीके से एकदम सही नहीं हो पाएगा। छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। जब छात्र खुद करेंगे तो चीज़ों को खुद सीखेंगे। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट कार्य हो गया, कोई भी प्रयोगशाला कार्य होगा, कोई भी समूह गतिविधि हो गई, तो वे श्रम का असली मूल्य का अनुभव यहाँ पर करवाएंगे। तो अनुभव सबसे बड़ा जो है वो कौन कराएगा, शिक्षक कराएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। बाकी दो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये सबसे बेस्ट यहाँ पर देखिए आ गया ना हमारा, क्योंकि हमको ऑप्शन पढ़ने तीनों आवश्यक है। ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सबसे बेस्ट हमको तो चुनना है। सबसे बेस्ट यही होगा कि वह जो है शिक्षक जो है वो भी बच्चों के साथ में आपके छोटे छोटे श्रम के कार्य करके दिखाए, जिससे छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न हो, छात्र और अच्छे से चीज़ों को सीख पाए। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने छात्रों को श्रम के महत्व का भाषण देंगे। भाषण सुनने से श्रम का महत्व की गहराई का नहीं पता चलता, करके सीखने से ही पता चलती है। तो ये प्रभावी तरीका नहीं होगा, ये तो एक कमजोर देखे तो सबसे कमजोर पक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता है। देखिए नहीं इसमें पूछा है। तो पहला कह रहा है कि छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान कराए। देखिए ये अच्छा तरीका है, ये नागरिक को जो है वो देश की, समाज की, दुनिया की सभी जो समस्याएं हैं वो उनमें विकसित करे। ये नागरिकता के विकास का एक सही तरीका माना जाता है। दूसरा है छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना व झूठ के, नहीं पूछा है ना हमसे, झूठ के विवेकशील भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये देखिए नागरिक जो होते हैं उनको आपके क्या करेंगे, क्या झूठ, कल्पना और विवेकशील भेद करने का भी प्रशिक्षण उनको दिया जाए। तो ये भी सही तरीका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। देखिए ये चीज यहाँ पर नेगेटिव में चली जाती है। किसी भी समस्याओं को बहुत कठोर, बहुत ज्यादा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रूप में दिखाते हैं, तो बच्चों को इनकी जो कठोर सच्चाई दिखानी होती है वो मानसिक रूप से बच्चों को विचलित कर देगी। मानसिक रूप से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लग जाएंगे। तो ये तरीका जो है वो आपका अव्यवहारिक तरीका माना जाएगा। छात्रों को समस्याएं समझाना लेकिन नग्न और कठोर सच्चाई दिखाना, क्या ये सही शैक्षिक पद्धति हो जाएगी? तो ये वाला ऑप्शन आपका नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव ही हमसे पूछा था, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि छात्रों में प्रभावी चिंतन की जड़ें सिंचित की जाए। तो ये वाला भी आपका सही है कि जो छात्र हैं उनमें फैसले लेने, उनमें विचार करने, उनकी समस्याओं की समाधान की क्षमता उनमें विकसित की जाए। तो ये भी सही उपाय आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नीचे लिखे कथनों में से कौन सा उत्तम शिक्षक की पहचान का चिन्ह नहीं है? उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उसे किशोरों के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, उसे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है। उपयुक्त में से कोई, देखिए आप इन ऑप्शन में से देखिए तो सबसे बेस्ट तो यही होगा। टीचर को अगर उसकी विषय वस्तु का ही ज्ञान नहीं है तो वो फिर किस तरीके का टीचर है? उसको अपनी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो वही जो है एक अच्छा टीचर होगा। तो कौन सा नहीं है पूछा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा, मनोविज्ञान ज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है विषय वस्तु। जब उसे ही ज्ञान नहीं होगा, देखिए एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, लगता है ये भी होगा ये भी होगा, छांटना सिर्फ एक है।
तो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है, यदि बालकों में अंतःव्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे, उनके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतःव्यक्तिक संबंधों की ओर उसे प्रेरित करे या मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे। देखिए पहला कह रहा है कि इससे स्वतंत्र छोड़ दे। देखिए बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश न करना, इससे संबंध जो है वो सुधरते नहीं, खराब हो सकते हैं। तो ये सही तरीका आपका नहीं हो जाएगा। सही तरीका हमसे पूछा है उसके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे। केवल शारीरिक बनावट, शारीरिक रूप से अगर देखें तो आपकी ये अंतर्व्यक्तिक संबंध ठीक नहीं किए जा सकते, तो ये वाला भी यहाँ गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतर्व्यक्तिक संबंधों को की ओर उसे प्रेरित करे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाता है, क्योंकि बच्चों के संबंध उनके भावनाओं, उनके सोशल बिहेवियर, इन सब से पता चलता है दूसरों के प्रति जो है उनकी कैसा नज़रिया है, कैसा दृष्टिकोण है, सहानुभूति, इस सब पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों की भावनाओं को समझे, संवेगात्मक रूप से क्या होगी, उनकी भावनाओं को समझे, उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करे, उन्हें अच्छे संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित करे कि आपस में जो है वो मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, सब आपस में मिलके करते हैं, है ना। तो समूह कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, सहयोगात्मक गतिविधियां करवानी चाहिए। यही यहाँ जो है वो अंतर्व्यक्तिक संबंध सुधारने का एकदम बेस्ट तरीका ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ जाएंगे। डी कह रहा है कि मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अध्ययन करना और प्रेरित न करना भी पर्याप्त नहीं होगा कि आप अध्ययन कर रहे हो और फिर उनको जो है मोटिवेट तो कर ही नहीं रहे। इसे संबंधों की पुनर्स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी की ऑप्शन नंबर सी से हो रही है। संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व क्या है? देखिए संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक अगर देखें तो आर्थिक स्थिति, देखिए किसी भी आर्थिक स्थिति या फिर सन्निकटता मतलब जो प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस जो होती है ना इसमें संचार या संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में, तो ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं उनके बीच में निकटता, पास आने की इच्छा या एक दूसरे से बात करने की जो तत्परता है वो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देती है कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही ये चीज कहलाएगा? क्या आर्थिक स्थिति हो जाएगी? किसी भी आर्थिक स्थिति या गरीब या अमीर जो है वो संचार में निकटता का मुख्य कारण नहीं हो सकता। लोग केवल पैसा देखकर ही उसके पास जाना नहीं चाहेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आकर्षण, देखिए आकर्षण एकदम सही हो जाएगा। संचार में दो व्यक्तियों की निकटता या उनका जुड़ाव जो है वो अट्रैक्शन के कारण हो सकता है। कैसे? जैसे उसके व्यक्तित्व का आकर्षण, ठीक है, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, प्रभावी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है और उसको उस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आकर्षण या अट्रैक्शन से आप संप्रेषण में सन्निकटता, किसी से बात करना चाहेंगे, उससे जो है उसके व्यक्तित्व को अच्छा प्रभाव अपने ऊपर लाना चाहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति हमें आकर्षक तभी लगता है जब उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, है ना। तो हम उसके पास आने, उससे बात करने, उसे सुनने में जो है वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ये आकर्षण संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व माना जाएगा। क्या? अट्रैक्शन या आकर्षण। सामाजिक रूढ़ियां, देखिए रूढ़ियां पुरानी होती है, सामाजिक मान्यताएं होती है, संचार को बाधित करती है, तो ये नहीं होगा। सामाजिक नियम कहता है कि ये भी संचार को जो है पूर्ण रूप से अगर देखें तो नियंत्रित नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन इतना ज्यादा निकटता निर्धारित नहीं कर पाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं? देखिए बहुत ही अच्छी बात है, छात्रों में जो है वो क्या करना, श्रेष्ठ संस्कारों की क्या करना, उनमें विकास करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहला कह रहा है कि संस्कार व्यक्तित्व को क्या बना देते हैं, संकुचित बना देते हैं, संस्कार चरित्र का निर्माण करते हैं, मैं संस्कारों में विश्वास नहीं करता, या संस्कार व्यक्तित्व का भरण करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कोई पेरेंट्स या हर कोई टीचर चाहता है कि बच्चों में जो है वो अच्छे संस्कार आए, है ना, सब कोई चाहता है। लेकिन अच्छे संस्कार
क्या करते हैं, तो अच्छे संस्कार जो है वो चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे में अगर अच्छे संस्कार होंगे तो वो उसके चरित्र का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी संकुचित बना देते हैं, नहीं बनाते। विश्वास करना अच्छी बात है, संस्कार व्यक्तित्व का भरण करते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है। तो पहली कह रही है कि भूमिका अभिनीत विधि, या फिर आप इसको रोल प्ले मॉडल जो बोलते हैं, मेथड जो बोलते हैं, वो होता है। तो ये विधि जो है वो अलग अलग भूमिकाएं इसमें होती हैं, जैसे कोई नेता बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई कुछ बनता है, अलग अलग जो है वो रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ये विधि अच्छी विधि है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंडरी विद्यालय में। ये प्राथमिक विद्यालय के सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो यही होता है कि आप बच्चों में जो है सामाजिक प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सहायक हो सकती है। दूसरी करिए रटने की विधि। अब रटने की रोट लर्निंग तो कहीं भी जो है वो उसको मोटिवेट आगे नहीं ले जा सकता। इसमें बच्चा केवल याद करेगा, सामाजिक गुण तो उसमें विकसित हो ही नहीं पाएंगे, ना वो प्रजातांत्रिक रूप से सोच पाएगा। तो बिल्कुल ये तो एकदम नेगेटिव हो जाती है। अगली है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ये एकदम बेस्ट मेथड है, सेकेंडरी विद्यालय के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में बच्चा क्या करेगा, समूह में कार्य करेगा एक साथ, है ना। उसी के साथ में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको एक दूसरे से जो है वो साझा करेगा, निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित होगी, दूसरों की राय का वो सम्मान करेगा, क्योंकि समूह में कार्य करेगा तो एक दूसरे को बातें वो राय देंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो एक दूसरे की राय का सम्मान करेगा। उसमें डेमोक्रेसी का जो है वो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक रूप से वो सोच पाएगा, सहयोग की, सहानुभूति की, नेतृत्व की जो चीज़ें हैं वो सीख पाएगा। तो ये सीधे सामाजिक क्वेश्चन पूछा क्या है, सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने बिल्कुल करेगा। सबसे उत्तम और प्रभावी विधि जो होगी वो प्रोजेक्ट विधि यहाँ पर हो जाएगी। कहीं कहीं मानते, लेकिन प्राथमिक लेवल पर आपकी रोल प्ले मेथड जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में देखिए ओनली टीचर बोलता है, छात्र सुनते हैं, तो सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवहार यहाँ नहीं सीख पाता है। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोजेक्ट विधि यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है। इस विधि में बच्चा जो है वो करके सीखता है, समूह में कार्य करता है, लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्रोजेक्ट विधि ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूकने के उद्देश्य से होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पूछा क्या गया है कि एक नेता है, अपने समूह में गतिशील प्राणवायु यानी उसमें ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा भरने के लिए उसे कैसा होना चाहिए, किस तरीके का जो है एक नेता होना चाहिए, वो समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे। तो देखिए इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि नेता जो है, जो भी सामाजिक मूल्य हैं, संस्कृति है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, सोच है, उनके अनुसार उसको होना चाहिए। तो इससे नेता जो है वो समूह नेता को स्वीकार करता है और उसके साथ वो जुड़ता है। तो एक अच्छे नेता का ये गुण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अपने समूह में प्रत्येक सदस्य की भावना का उचित सम्मान करे। बिल्कुल, यहाँ जो सबसे बेस्ट तरीका अगर कहें हम कि एक अच्छा नेता वही होगा जो कि अपने सदस्यों की भावनाओं को सुने, उनके व्यक्तित्व का सम्मान करे, निर्णय लेते समय उनको महत्व दे। तो ये सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह पैदा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा मिल जाए। वह स्वयं मनमानी करे और अनुचित आदेशों का प्रस्ताव रखे। भैया ये तो नेगेटिव में चला जाएगी, तो तानाशाही हो जाएगी ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। वर्चस्व बनाए रखे और सब खुद अनसुनी, जो भी चीजें हैं उनको अनसुना कर दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेता जो है वो दूसरों की बातों को सुनने वाला होना चाहिए, केवल अपना प्रभुत्व दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ जाएंगे कि वो जो है दोनों ही देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अगर आपका ए बी दोनों आए तो आपको ए बी लगाना है, लेकिन अगर ऐसे में आए तो आपको बी वाला जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वो उसमें, क्योंकि जो नेता होता है वो अपने सदस्यों की भावना को उचित सम्मान तो करे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिवेश में आजकल जिन शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता की अनुभव की जा रही है वे हैं।
देखिए भारतीय परिवेश में ज़्यादातर जो है वो अत्यधिक आपके देखें तो किस कौन से टीचर की जो है वो आपके ज़्यादा आवश्यक महसूस की जा रही है, जो एक आदर्श व्यक्तित्व जीवन में के हामी हो, जो भारतीय मूल्यों को छात्रों को भली भांति प्रस्थापित कर सके, अलग अलग प्रकृति एवं उद्देश्य वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो काफी प्रौढ़ है ये, ठीक है, प्रौढ़ हो या फिर परिपक्व व्यक्तित्व वाले। देखिए हम कहें अगर इसमें कि जो उच्च आदर्श व्यक्ति तो जीवन के हामी नहीं होगा, जो मूल्यों के छात्रों को भली तरीके से प्रतिस्थापित कर सके। बिल्कुल जो भारतीय मूल्यों हैं उनको कंटिन्यू बच्चों को जो है वो आगे की आगे बढ़ाता चला जाए, तो सबसे बेस्ट टीचर वही होगा जो भारतीय मूल्यों को छात्रों से में भली प्रकार से जो है वो प्रतिस्थापित कर सके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इससे जो मनोसामाजिक कठिनाई उत्पन्न होगी वो क्या होगी। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चा को जो है, एक बच्चा है उसको आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षा देंगे, यानी ओवर प्रोटेक्शन जिसको कहेंगे ना, आप वो दे रहे हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। कैसे समस्याएं उत्पन्न होगी, यानी आप ओवर प्रोटेक्शन बच्चे को देते हैं तो बच्चे जो है हर चीज से क्या करेगा, बचना चाहेगा, है ना, खुद कुछ करना चाहेगा ही नहीं, उसे हर काम में जो है वो क्या करेगा, दखल देने लग जाएगा, उसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने लग जाएगा और कि उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो ये जो है वो नेगेटिव चीज़ होती है। ऑप्शन देख लेते हैं कि उसे मनोसामाजिक कठिनाई कौन सी उत्पन्न होगी। बालक निडर और कल्पनाशील बन जाएगा। भैया निडर कहाँ हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। बच्चे को अगर आप ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देते हैं तो बच्चा जो है वो डरपोक बनता है, निडर कभी नहीं बनता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बालक बात बात पर झगड़ालू और दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्टि ढूंढने लगेगा। देखिए ये एक तरीके से आक्रामक व्यवहार वाला बच्चा होता है, लेकिन सिर्फ अत्यधिक सुरक्षा का परिणाम नहीं हो सकता कि बालक बात बात पर झगड़ालू होगा, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, वो तो डरपोक होगा भैया, ये काम तो करेगा ही नहीं ना, इतना ज़्यादा नहीं करेगा, कहीं हद तक होगा। बालक बाल अपराधी बन जाएगा, तो ये कहना भी हम जो है वो उचित नहीं कहेंगे कि बालक जो है वो ज़्यादा सुरक्षा देने से आपके बाल अपराधी बन जाएगा, तो ये गहरे कारणों में नहीं आएगा कि बाल अपराधी तो वो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी और आक्रामक। बिल्कुल ये चीज़ एकदम सही है कि ओवर प्रोटेक्शन वाला बच्चा जो है वो हर चीज़ में अपनी मनमानी करेगा, क्या करेगा, उसको ना सुनने की तो आदत ही नहीं रहती, वो इतना ज़्यादा जिद्दी बन जाता है, उसको इतना गुस्सा आता है, दूसरों की बात मानने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है कि मुझे तो चाहिए, ये इतना ज़्यादा होता है ओवर प्रोटेक्शन वाला बच्चा। तो वो यही बच्चा होगा, बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, आक्रामक व्यवहार वाला होगा, जिद्दी होगा। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। एक बच्चा है उसको कक्षा में जो है वो क्या करेंगे, उसके साथ कोई भी क्या करेंगे, व्यवहार ऐसा कर देंगे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तिरस्कृत महसूस करेगा, यानी रिजेक्टेड चाइल्ड जो होता है वो। तो ये या तो टीचर के द्वारा हो सकता है या उसके जो भी सहपाठी हैं उनके द्वारा हो सकता है, उसको नीचा दिखाया जा सकता है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो आमतौर पर ऐसे बच्चे का व्यवहार जो है वो कैसा होगा, भगोड़ा जैसा। देखिए तिरस्कृत जो बच्चा होता है वो कभी कभी कक्षा से दूर भागना चाहता है, लेकिन हर समय वो भगोड़ा जैसा व्यवहार तो नहीं करेगा, हर बार भाग जाएगा तो कैसे काम चलेगा ना, तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा। नकारात्मक, बिल्कुल नकारात्मक हो सकता है। तिरस्कृत बच्चा जो है वो नकारात्मक सोच उसकी विकसित हो जाती है, उसे अपने बारे में गलत धारणा हो जाती है, क्योंकि सब लोग उसके बारे में गलत गलत बोलते हैं, है ना, तो उसके मन में जो है वो नेगेटिविटी आने लग जाती है, वो दूसरों से दूरी बना लेता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करता, हर बात पे वो क्या कर देता है, नहीं करना, ठीक है। तो ये हो सकता है नकारात्मक व्यवहार जो है वो उसमें आता है। इसलिए शिक्षक द्वारा जो भी उपेक्षित या सहपाठियों के द्वारा भी जो मतलब बच्चे को तिरस्कृत किया जाता है ना, तो उसमें नकारात्मक व्यवहार ज़्यादा दिखाई देता है।
उत्साही उत्साही तो नहीं होगा, है ना। बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेगा, उदास होगा, नकारात्मक व्यवहार वाला होगा, उत्साही नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्रोधपूर्ण होगा, कोई बच्चा गुस्सा कर सकता है, लेकिन ये सभी तिरस्कृत बच्चों के सामान्य व्यवहार में नहीं आएगा। कोई कोई करता है, सब नहीं करते हैं, तो ये आपका अगर कहें तो उप परिणाम हो सकता है, लेकिन परिणाम नहीं हो सकता। मुख्य व्यवहार पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि नकारात्मक क्रोध अंदर ही आ जाता है ना नकारात्मकता के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी करेक्ट हो जाएगा। जो रिजेक्टेड चाइल्ड है वो उसके व्यवहार में जो है नकारात्मकता ज़्यादा देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने दैनिक कार्य को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप देखिए आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ जो है वो समय पर पूरा करते हैं तो अपनी जीवन शैली मुख संप्रेषण यानी क्या करेगी, समय की बर्बादी करेगी। एक मशीन है या फिर समय के बोध के प्रति सतर्क है या समय के पाबंद है। देखिए हम इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें कि जब भी कोई व्यक्ति हर दिन अपने काम को क्या करता है, समय पर पूरा करता है, तो वो दूसरों को बिना बोले ही ये क्या कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है, संकेत दे देता है कि वो समय के महत्व को क्या करेगा, समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी को समय पर निभाता है, वो समय का पाबंद है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि वो समय का पाबंद है, पूरा काम जो है वो सीधे और सही तरीके से करता है, एक संकेत देता है ना। समय की बर्बादी नहीं करती, ये भी सही लगता है, लेकिन मुख्य रूप से सही नहीं हो सकता कि एक सामान्य आदत बताता है, न कि स्पष्ट है कि मूक संप्रेषण नहीं दे पा रहा है ना। तो कुछ हद तक है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना कि ये सही है। एक मशीन है, बिल्कुल गलत है। समय पर काम करना व्यक्ति को मशीन थोड़ी बना देता है कि वो टाइम पे पूरा कर रहा है तो वो एक मशीन है, नहीं। ये वाला तो हमारा सही है, समय के पाबंद है। तो देखिए समय के पाबंद जो है ये भी सही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि समय पर वो अपने कार्य को पूरा करता है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना कि समय के बोध के प्रति वो सतर्क है। तो ये चीज़ इसी के अंदर आ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सी के अंतर्गत ही आ जाएगा। यद्यपि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक होते हैं, फिर भी नीचे कुछ कारक हैं जो किसे आप श्रेष्ठ मानेंगे। तो देखिए शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एक कारक जो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सुंदर व्यक्तित्व। क्या श्रेष्ठ हो जाएगा, सुंदर व्यक्तित्व। देखिए आगे देखते हैं हम, कम वेतन की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य स्रोतों की खोज या फिर उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि या शिक्षक की मधुर वाणी तथा भाषा का अधिकार। सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि जो टीचर है, शिक्षण जो है वो आपके कैसा होना चाहिए, मधुर वाणी वाला शिक्षक होना चाहिए। सबसे बड़ा गुण यही होता है, जो बोलता है वो स्वीट स्वीट बोलता है। टीचर कभी भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलेगा, बच्चे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो मधुर वाणी में होना चाहिए, भाषा पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, उसको कितना कब और कहाँ बोलना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही है क्वेश्चन कि शिक्षक चाहे कितना भी ज्ञान रखता हो, लेकिन उसमें अच्छी तरह से बोल ही नहीं सकता है, बच्चों को समझा ही नहीं सकता है, भाषा स्पष्ट ही नहीं है, वाणी में मधुरता ही नहीं है, तो फिर छात्र उसको समझ ही नहीं पाएंगे और इस शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैं यहाँ जाऊंगी ऑप्शन नंबर डी के साथ। अच्छा, आप सुंदर व्यक्तित्व जो है वो क्या शिक्षण को सफल बनाता है, बिल्कुल भी नहीं बता। अच्छा शिक्षक केवल सुंदर चेहरे से नहीं बनता, उसमें गुण होनी चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कम वेतन की क्षतिपूर्ति होना अन्य स्रोतों की खोज, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें शिक्षण सफलता से कोई संबंध नहीं रखता है। उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि का भी सीधा जो है संबंध आपके शिक्षण से नहीं होगा। कई महान शिक्षक जो है साधारण परिवार से भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे रईस होंगे, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है कि जो टीचर है उसमें उसे मधुर वाणी और भाषा का अधिकार उसमें होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होना है तो आप कक्षा में देखना चाहेंगे एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। क्या विकसित करता है एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में? तो पहला कह रहा है कि तात्कालिक आज्ञाकारिता एवं दंड प्रक्रियाएं, एक विशेष समूह में विचार करने की, कथने की समरूपता,
करनी और कथनी में एक रूपता या एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ। देखिए क्या होता है कि एक दक्ष जो शिक्षक होता है उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो जो कहता है वो करता है। तो कथनी और करनी में एक रूपता उसकी होती है, वही एक अच्छा शिक्षक होता है। वो अपने मूल्य, अपने आदर्श, अपने निर्देश जो भी हैं उनके प्रति वो ईमानदार होता है और छात्रों को जो है वो अच्छे व्यवहार का जो है ये उदाहरण देता है। तो इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा में क्या करेगा, प्रभावी शिक्षण जो है वो विकसित करेगा, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें करेगा। तो कथनी और करनी का मेल जो है इसमें जो एकदम सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि जो उसने कहा है वो करता है। तत्कालिक आगे तो दंड प्रक्रियाएं, ये केवल अनुशासन दिखाता है, शिक्षक की क्षमता जो है यहाँ नहीं दिखाई जाती। विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, तो ये जो है वो एक देखे तो कहें तो संकीर्ण दृष्टिकोण यहाँ हो सकता है कि शिक्षक की जो है यहाँ बहुत सारी क्षमताएं यहाँ विकसित नहीं हो पाती हैं। एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धति, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धति है जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कथनी और करनी का मेल ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो एक दक्ष शिक्षक की असली पहचान यही होती है कि वो जो कहता है वो वही करता है, कथनी और करनी की एक रूपता उसमें होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया जाता है, वह अनुनय विनय करता है, उसने नकल क्यों की है, उचित कारण व्यक्त करने में वो असफल रहता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप शिक्षक की हैसियत से ये सोचेंगे कि जो कुछ उसने किया है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बजाय उसकी खोजबीन करने की कि उसने नकल की है। आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। आप समझेंगे कि छात्र अभी आपसे झूठ बोल रहा है तथा धोखा दे रहा है। आप इस बात के तर्क से पूर्ण सहमत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र है वो नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें कि छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन क्या कर रहा है, वो डर और शर्म के कारण सही कारण नहीं बता पा रहा है, ये तो पूछा है। तो आप क्या करेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते छात्र की गलती है, उसने नकल करती है, लेकिन उसके प्रति क्या होना चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए, बजाय ये मानने की कि छात्र ने जो है जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है, वो बता नहीं रहा है ना। तो शिक्षक का ध्यान बच्चे के व्यवहार और उस सीखने के अनुभव पर होना चाहिए। नकल करना गलत बात है, उसे सुधारना चाहिए। बच्चा क्यों नकल कर रहा है उसकी जांच करनी चाहिए। मानसिक और चिकित्सकीय जो समस्याएं हैं उन पर जो है वो देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा उस पर करना चाहिए। शिक्षक की समझ और व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता है वो दृष्टिकोण यहाँ अपनाना चाहिए। देखिए, हर नकल करने वाला बच्चे को अगर आप मानसिक चिकित्सक के पास भेज देंगे तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं भेजते, है ना। तो हर किसी को मानसिक चिकित्सक, हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है तब आप ये कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला ऑप्शन, पहले आप अपने तक ही बातों को सीमित रखेंगे ना, बच्चे को पहले ही आप कुछ करेंगे नहीं, सीधा आप मनोचिकित्सक के पास भेज देंगे, तो क्या ये सही हो जाएगा? तो पहले टीचर खुद बच्चे को जो है वो समझाएगा, सोचेगा, बजाय ये खोजबीन करने की उसने क्यों की, उससे समझने की कोशिश करनी है कि उसने ऐसा किया क्यों, उसका क्या इसके पीछे मोटिव है। तो ये चीज़ें उसको समझनी चाहिए। मनोचिकित्सक के पास भेजना जो है वो सही नहीं हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आप समझे कि छात्र आपसे झूठ बोल रहा है और धोखा दे रहा है। देखिए, ये आपकी कठोर और नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक माना जाएगा कि ये ऐसा हो रहा है। उस बालक के तर्क में पूर्ण सहमत हो जाए तो ये भी सही नहीं है ना। सहमत होना गलत बात है कि वो कर रहा है तो ठीक है, उसको समझाना चाहिए, है ना। शिक्षक जो है उसका पद का प्रयोग करते हुए छात्र की गलती पर उसको ध्यान देना चाहिए, न कि उसकी नकल के कारणों को बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना। पहले उस चीज को अच्छे से सोचना है और बच्चे के साथ में उसको डिस्कस करना है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर संचार समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कार्य संलग्नता, समय चेतना, ए और बी दोनों, या कोई भी नहीं। देखिए, समय बोध या टाइम सेंस कहता है कि आपके क्या करना, कोई भी कार्य शुरू करना, उसको समाप्त करना और सही समय का सही यूज करना, ये आपका समय का सही सदुपयोग जो है वो कहता है।
तो कार्य संलग्नता जो है वो टास्क इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो किसी भी कार्य में पूरा ध्यान और मन लगा के करनी होती है। ठीक है, अगर आप कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर उसमें केंद्रित ही नहीं हो पा रहे हैं तो समय का सही बोध नहीं बनेगा। तो यहाँ कह रहा है कि समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व हैं, कार्य संलग्नता है। दूसरा कह रहा है समय चेतना यानी टाइम अवेयरनेस, मतलब ये जानना कि समय बीत रहा है, समय की मर्यादा क्या है, समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, ये चीजें भी इसमें आएंगी। तो कंप्यूटर संचार, समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व, ये दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्य संलग्नता और समय के प्रति चेतना दोनों इस पर निर्भर करती हैं कि आप किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? देखिए, आजकल एग्जाम्स में ज़्यादातर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसलिए मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँ, है ना। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं और उसी के साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। तो इसे एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या जो है वो लेंगे? एक सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। देखिए, सामाजिक दायित्व की भावना अगर हम कहें तो एनएसएस जो होता है ना, आपकी एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसको बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। आजकल स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ ये करवाए जाते हैं। यानी एक विद्यार्थी होने के नाते आपको किस रूप में जो है वो देखना चाहिए। तो एनएसएस करने से आपके अंदर क्या अच्छी चीज जो है वो विकसित होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना जो होती है एनएसएस है ना, नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है। तो ये एनएसएस के बारे में पूछा है कि उसमें आपकी जो है वो कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा विकसित होंगी। तो सामाजिक दायित्व की भावना उसमें उत्पन्न होगी। बिल्कुल, एनएसएस से आपके सामाजिक दायित्व की भावना आपके अंतर्गत आती है, जैसे साफ सफाई करने से रिलेटेड हो गई, पेड़ पौधे लगाना हो गया, लोगों की हेल्प करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनएसएस के अंतर्गत करवाई जाती हैं। तो ये वाला तो सही है। आगे देखते हैं, इसमें प्रवेश के कुछ नंबर मिल जाते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, कुछ बच्चे एनएसएस सिर्फ इसीलिए देते हैं, बोलते हैं ना कि 5% जो है मिलता है इससे, तो इससे कॉलेजों में जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, है ना, मिलता है लेकिन मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत थोड़ी आता है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य तो यही है, आपकी राष्ट्रीय भावना जो है वो उत्पन्न हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें आती हैं। तो नंबर मिलते हैं, परंतु वो जो है वो आपके मुख्य उद्देश्य में नहीं आएगा। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। एनएसएस से मेहनत, सेवा, काम, इन सभी के प्रति जो है वो सम्मान दिखाया जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन इतना ज़्यादा मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत है, क्योंकि सामाजिक दायित्व जहाँ आ जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय भावना का विकास यहाँ पर होता है। तो देखिए, देश के लिए प्रेम और एकता यहाँ पर बढ़ती है, ये भी सही है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय भावना जो एनएसएस जो है वो नेशनल आपकी सर्विस है, लेकिन सामाजिक दायित्व ज़्यादा उत्पन्न करता है। ये आपको एनएसएस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो समाज है उसके प्रति सेवा का भाव आपका कैसा, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो योगदान है वो कैसा है, वो देना ज़्यादा से ज़्यादा समाज को। तो ये आपका एनएसएस का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रतिमाताओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया जाता है। उसके बाद आप छात्र इन सबको मानने लगता है। तो आप प्रेत आत्मा जो होती हैं, है ना, तो उनके बारे में बच्चा जो है वो फिर मानने लग जाता है। तो भूत प्रेत आत्माएं समझ गए होंगे आप लोग। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपने दिखा दिया, बच्चे उस चीज़ को मानने लग गए। तो आप जो है भूत प्रेत की चीज़ें वो उनको दिखाई जाती है। फिल्म देखने के बाद छात्र जो है वो भूतों को सच में मानने लग जाते हैं कि रियल में जो है, मानते हैं ना बच्चे कि रियल में होता है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये बच्चों को बताना है। छात्रों को परामनोविज्ञान के आधार पर इसके अस्तित्व को समझाएंगे। देखिए, बच्चों को जो है वो इस चीज़ से डर उनका कैसे दूर हो, उनकी सोच कैसे चेंज हो, ये आपको करना है। परामनोविज्ञान के आधार पर इनके अस्तित्व को समझाएंगे। इसका
मतलब है कि आप बच्चों को ये समझाएंगे कि भूत सच में होते हैं, है ना, उनकी शक्तियां कैसी होती है। तो क्या ये आप करेंगी? नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण आप बताएंगे समाज में लोग क्यों भूत प्रेत जैसी मान्यताएं रखते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों का डर थोड़ी ना दूर हो जाएगा इससे, तो ये भी नहीं होगा। वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, वैज्ञानिक आधार पर इनका विश्लेषण मतलब आप बच्चों को विज्ञान, तर्क और जो भी कार्य कारण है उनके आधार पर समझाएंगे। भूत प्रेत का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इनसे उनका डर का होगा दूर होगा, और ये जो है वो एक तर्क संगत सोच उत्पन्न होगी कि वैज्ञानिक तरीके से ही अगर भूत नहीं होते तो फिर, है ना, तो बहुत सारे फैक्चुअल चीजें उनको पता चलेंगी कि ये ऐसा रियल में होता नहीं है। तो यहाँ उनकी जो है वो डर दूर होगा, ये एक सही तरीका हो सकता है। चलचित्र की आलोचना करेंगे। देखिए, आप सिर्फ फिल्म को बुरा बताने से उनके अंदर डर जो है वो खत्म नहीं कर सकते, आप उनकी सोच नहीं चेंज कर सकते, तो इससे बच्चे की सही समझ नहीं यहाँ पर सीख पाएंगे। यहाँ ये एकदम करेक्ट है कि उनमें वैज्ञानिक आधार पर उनका विश्लेषण करेंगे कि विज्ञान, तर्क, प्रमाण के आधार पर बच्चों को जो है वो डर है वो जो है वो दूर होगा। बच्चों का डर तभी दूर होगा जब आप भूत जैसी चीजों का तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सच्चाई उनको समझाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा जैसे कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन लाने का मोटिव ये नहीं कि आपको डरना नहीं है, बस आपको ये जो है बच्चों में कई बच्चे जो होता है ऐसा रियल में ऐसा होता है, बच्चे डरते हैं, तो उनको ये समझाना कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये एक प्रभावी शिक्षण होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। देखिए, प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सबसे अच्छा जो है वो साहित्य भाषा पर आधारित उपयोग हो जाएगा, या फिर आपके शामपट का अधिकाधिक उपयोग हो जाएगा, या व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, या विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स लिखवाना। देखिए, साहित्यिक आधार पर ज़्यादा अधिक उपयोग करना, यानी जरूरी नहीं है कि कठिन भाषा में बच्चे समझे, शुद्ध भाषा में उनका यूज़ किया जाए, तो साहित्य भाषा को अधिकारी भाषा को यूज़ करना, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शामपट का आधिकारिक उपयोग, बिल्कुल शामपट का उपयोग होता है, लेकिन बार बार आप बोर्ड पर लिखते रहते हैं, तो एक तरीके से देखें तो ये अकेला शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकता शामपट। व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करना, बिल्कुल ये अगर कहें तो सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा कि आप जो भी जीवन से जुड़े हुए वास्तविक उदाहरणों को देख के बच्चों को पढ़ाए। जैसे गणित को कोई भी रोजमर्रा की चीज़ें लेकर उनको पढ़ा सकते हैं, विज्ञान का यूज़ करके कोई भी प्रैक्टिकल करके उनको पढ़ा सकते हैं, है ना, और लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि बच्चों को देखते समझते और हैं तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा सीख पाते हैं ना। तो व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ये एकदम सही तरीका आपके हो जाएगा सफल शिक्षण और प्रभावी शिक्षण के लिए। विद्यार्थियों को अधिक नोट, भैया ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिखवाएंगे तो वो तो लिखते ही रह जाएंगे ना, समझेंगे कब उस चीज़ को, और थक भी जाएंगे, तो ये वाला तो कहीं भी सही नहीं हो जाएगा। आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, खुद के बारे में पूछा है कि आपके बारे में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कि मेरी योग्यता में कमी होती जा रही है, तो ये चीज़ आप जो है या मान रहे हैं कि मेरे जो योग्यता है उसमें दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, तो ये नकारात्मक सोच है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती है। देखिए, मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती, इससे क्या होगा, आपके आत्मविश्वास में कमी ये दिखा रहा है ना। मतलब आपकी योग्यता है लेकिन आपकी किसी दूसरे के सामने आप उस चीज़ को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर आपकी दिख रही है। मैं अपनी योग्यता के विषय में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये जो है ये भी आपकी जो है कह सकते हैं आपके कि अनिश्चित और भ्रम को ये दर्शाता है कि आप सही तरीके से उस चीज़ को, विषय के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, तो यहाँ भी उसको भ्रम हो रहा है। मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ यहाँ आई है ना, सकारात्मकता, आपकी क्षमता, आपका ज्ञान, आपका कौशल, उस पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना, आत्मविश्वास उत्पन्न करना, ये सबसे पॉजिटिव हो जाएगा। अपने आप पर विश्वास करना, और एग्जाम में आपको ऐसा ही करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, और बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं सोचना। मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है, मैंने पढ़ लिया जितना मुझे पढ़ना था, अब एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसको बहुत अच्छे से पहले समझूंगा और फिर उसका आंसर टिक करूंगा। ये आपको सोच, ये अप्रोच आपको लागू करनी है। तो मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है।
बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है। बालकों के व्यवहार और उनके लिए सबसे प्रभावकारी जो पद्धति है वो कौन सी हो जाएगी? घर से निष्कासन। भैया घर से निष्कासन, बच्चे को घर से निकाल दिया, दूर कर दिया, तो क्या ये बच्चों की व्यवहार जो है उसको ज़्यादा प्रभावी बनेगा? तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है ना, बच्चों का व्यवहार उल्टा खराब होता है, इससे सही थोड़ी होता है। मधुर परामर्श। मधुर परामर्श यानी प्यार से आप बच्चे को समझा रहे हैं, सही गलत बता रहे हैं, आप बात करके उसको समझा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसे बच्चा जो है प्यार से समझता है, बहुत जल्दी समझता है। आप गुस्से से कोई भी चीज़ बच्चों को समझा ही नहीं सकते, उसका नेगेटिव प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो मधुर परामर्श देके यानी अच्छे तरीके से उसको समझाना, ये बहुत अच्छा है। शारीरिक परामर्श। शारीरिक परामर्श यानी मारना, मारना पीटना क्या सही है? बिल्कुल भी गलत है, बहुत ही हानिकारक है और अवैध भी है। इसके ऊपर जो है वो रोक लगाई हुई है। आप डरा धमका कर किसी को नहीं सुधार सकते, गलत है। पुरस्कार के द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर इनाम देना, ये तरीका अच्छा है, पर बार बार पुरस्कार देना भी जो है वो गलत है, क्योंकि इसे बच्चा जो है वो आदत में डाल लेता है और वास्तविक सुधार जो है वो कर ही नहीं पाता, पुरस्कार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर लेता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको प्यार से समझाएं। अगला क्वेश्चन है, आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा अध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये स्कूलों में, टीचर्स के सामने बच्चे मतलब समझते ही नहीं है टीचर। हम हमारे टीचर्स को जो है वो गुरु को यानी ईश्वर के दर्जा देते थे, लेकिन आजकल कहाँ है ऐसा। आपके कुछ साथी आपके सामने जो आपका क्लास टीचर हो उसको क्या कर रहे हैं, उसको जो है वो पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं ना। तो कह रहा है पहला कि बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। देखिए बिल्कुल तटस्थ रहेंगे मतलब आप कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे, तो सही है? गलत बात है, चुप रहना गलत, व्यवहार का आप साथ दे रहे हैं मतलब गलत है। साथियों के इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे वो शिक्षक को साथ में जो टीचर है उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो ये कदम हो सकता है, लेकिन इसका समाधान तो नहीं हो सकता। साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये अनुचित है। देखिए ये आप कह सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथी हैं, उनको शांत करेंगे और सही तरीके से उनको ये समझाएंगे कि आप शिक्षक की बुराई करना जो है वो गलत बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सबसे सही और नैतिक तरीका यही है कि उनसे उनको ये समझाना कि प्लीज़ ये जो चल रहा है ये ना करें, शिक्षक का सम्मान करो और आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी जो है यहाँ पर निभाते हैं, उनको समझाते हैं। तो बिल्कुल ये वाली चीज़ एकदम सही आती है कि आप उनको समझाएंगे। अगला कह रहा है कि तुरंत संबंधित अध्यापक से जो क्या करेंगे वो शिकायत करेंगे। देखिए अध्यापक से तुरंत शिकायत करेंगे तो ये वाला पॉइंट भी आपके यहाँ गलत हो जाएंगे। शिकायत करने से क्या हो जाएगा, है ना। अगला है, आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह ऐसा ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए एक बालक है आपकी क्लास का और उसने क्या कर ली, चोरी कर ली, तो आगे वो भविष्य में ऐसा ना करे तो आप क्या करेंगे। कुछ काम के लिए वह पैसे मांगेगा तब कहेंगे तुम मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। भैया ये कह दोगे तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है ना। इससे क्या होगा, बच्चा शर्मिंदा होगा, उसमें डर पैदा होगा, उसका व्यवहार और ज़्यादा खराब होगा, ना कि सुधरेगा, तो नकारात्मक व्यवहार हो जाएगा उसका। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो बार बार उस गलती को प्लीज़ ना दोहराएं कि आपने ये किया आप ऐसा करो, नहीं, उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, उसको समझाना है। चोरी की दुर्गति बतलाएंगे कि चोरी कर ली तो इससे क्या क्या, उसे समझाएगी कि चोरी करने से जीवन पर क्या क्या बुरी जो है स्थितियाँ आ सकती है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है। अच्छा है, पूरी तरीके से समाधान तो यहाँ भी नहीं हो रहा। चोरी से होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे, उस बच्चे को ये बताएंगे कि चोरी से दूसरों का नुकसान होता है, इससे जैसे मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मेरा भरोसा टूट गया, या किसी का भी समाज और परिवार में आपकी बदनामी होगी। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये गैर कानूनी है ना। बच्चों को जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो ये सकारात्मक सोच उनमें विकसित करनी है कि बेटा आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है।
है ना, उसको डांटेंगे, डांटना कोई चीज का, उसका व्यवहार थोड़ी बदल जाएगा। डरा सकते हो, थोड़ी देर के लिए उसमें आएगा, लेकिन वापस वो जो उस चीज को करेगा। आपको उसको समझाना है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयर करना है, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको समझाना है कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, इस चीज से जो है वो आपका ये गैर कानूनी है, आपके समाज में बदनामी होगी, आपकी फैमिली के सामने, आपकी स्कूल के सामने, तो ये गलत चीज है ना। हानियों के बारे में उसको समझाएंगे, उसको उस कार्य का परिणाम बताएंगे कि इसको करने से क्या हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। विद्यालय में एक उद्दंड बालक को अनुशासित करने के लिए क्या करेंगे? भैया उद्दंडता का तो क्या ही कहें आजकल। तो उद्दंड बालक को जो है वो अनुशासित करने का तरीका, डिसिप्लिन में लाने का सही तरीका क्या होगा? यदि आपको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो आप उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्व संबंधी दायित्व सौंपा जाए। कह रहा है कि अगर किसी खेल में दक्षता हो तो उसे प्रोत्साहित कर, उसे जुड़ा दायित्व देना चाहिए। अगर बच्चा खेल में अच्छा है, उसकी प्रतिभा को पहचाने, उसको प्रोत्साहित करे, उससे जुड़ी जिम्मेदारियां, जैसे उसके टीम का लीडर बना दो, है ना। सबसे जैसे इस क्लास में होता है ना, जो भी बदमाश बच्चा है उसको क्या बना देते हैं? मॉनिटर बना देते हैं। खुद ही बातें नहीं करेगा तो फिर दूसरों को कैसे करवाएगा? तो टीम लीडर बनाएंगे, उसको स्पोर्ट्स हेल्पर बना देंगे, तो ये सकारात्मक है। इतना ज़्यादा प्रभावी, मतलब उसको जैसे जिम्मेदारियां सिखाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत व्यवहार को कम करेगा। इतना ज़्यादा नहीं होगा, देखते हैं, या पॉजिटिव में आता है। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए। देखिए मैंने अभी ये बात बोली और ये अगले वाले में, शरारती बच्चों को मॉनिटर बना दो, ये हमेशा सही नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो बच्चा पहले से ही अनुशासन हीन है और उसे मॉनिटर बनाने से जो है वो क्या पता उस चीज़ का गलत यूज़ कर ले, ये भी तो हो सकता है ना। हर बच्चा ऐसा नहीं करता, परंतु कुछ बच्चे होते हैं मॉनिटर बनने के बाद उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों पर अपनी धाक जमाते हैं कि मैं तो मॉनिटर हूँ और अब तुम आओ, है ना। उसके माता पिता को बुलाकर छात्र को उनके सामने दंड दिया जाए। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि माता पिता के सामने उसको सजा दे। बच्चा में नकारात्मक सोच आएगी, शर्मिंदा होगा, डर पैदा होगा, उसका स्वभाव और ज़्यादा खराब हो जाएगा। उसे सभी के सम्मुख शारीरिक दंड दिया जाए। देखिए सभी के सम्मुख शारीरिक दंड देना सही बात है, गलत बात है, एक तरीके से अवैध है ये, है ना। मनोवैज्ञानिक रूप से इसको जो है वो बिल्कुल गलत माना गया है। तो हमने देखा था पॉजिटिव हमारा ये आया है, बाकी 3 हमारे नेगेटिव में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, उसमें सकारात्मक सोच इससे विकसित होगी, उसको जो है टीम का लीडर बना दिया जाए, उसका मिसबिहेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो चला जाएगा। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपके विचार में उत्तम वह है जो उच्च आदर्श पूर्ण बातों पर जोर देता है, जिसकी कथनी और करनी में समानता होती है, लच्छेदार वाक्य शैली से युक्त है, जो लोगों से शीघ्र संबंध बनाने में विश्वास रखता है। देखिए हम इसका देखें, कह रहा है कि उत्तम वह है यानी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है। पहला कह रहा है हमारे जो क्या करेगा, उच्च आदर्श बातों पर जोर देगा, मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करेगा, ऊंची ऊंची आदर्श वालों चर्चा करेगा, केवल बातें करना पर्याप्त नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। कथनी और करनी में समानता, तो देखिए जैसा आप कहते हैं ना कि जैसा कहता है वैसा ही करता है, उसके शब्द और उसके काम एक जैसे होते हैं, यानी सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे सच्चा, विश्वसनीय, श्रेष्ठ गुण होता है, आदर्श व्यक्तित्व वाला होता है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। लच्छेदार वाक्य शैली का मतलब होता है कि बहुत मीठा और आकर्षक बोलता है, अच्छी भाषा होना अच्छी बात है, लेकिन केवल बोलने से जो है वो उत्तम नहीं बना जा सकता, ये भी नहीं होगा। लोगों में शीघ्र संबंध बनाने में विश्वास रखता है, जल्दी दोस्ती कर लेता है, जल्दी तोड़ भी देता है, तो ये चीजें भी नेगेटिव में चली जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ठीक है। अगला कह रहा है प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ाने में है, और अगला कह रहा है कि आपके व्यवसाय सर्वाधिक आराम वाला है, आपके माता पिता आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, तो आपके परिवार में कोई सदस्य अध्यापन व्यवसाय में नहीं है, परिवार में कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ये शिक्षक बनने का सही कारण तो नहीं होगा ना,
कि कोई नहीं है तो मैं बन जाऊंगा, तो ये तो नहीं होगा। प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में है, मतलब का आपको स्टार्टिंग से पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये सही तरीका है, स्वाभाविक कारण है, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उस चीज को आगे कर रहे हैं, मतलब आपको ये करने में आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। ये व्यवसाय सर्वाधिक आरामपूर्ण होता है। भैया कोई भी व्यवसाय आरामदायक होता ही नहीं है, तो ये सोच गलत है। मेहनत के बिना कोई भी कार्य होता ही नहीं है, तो आरामदायक तो कभी आज की दुनिया में, आज क्या कभी भी नहीं हुआ आरामदायक, तो है ना। आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अच्छी बात है, माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन माता पिता की इच्छा के अनुसार ही आप अपने जो है वो पेशा चुन लेंगे। माता पिता किसी चीज को करते हैं लेकिन उसमें खुद की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, तो ये अकेला सही कारण नहीं माना जा सकता। अच्छी बात है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, लेकिन मुख्य बात है आपकी रुचि ही नहीं है उस चीज में और आप माता पिता की इच्छा से जो है वो आगे कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें आपकी रुचि भी होना चाहिए और आपका समर्पण भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए हो। प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आपकी एग्जाम जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, 13 से है ना, कल 13 है, 13 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, टीजीटी फिर पीजीटी फिर 21 को है, तो कंटिन्यू हम लोग जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है किस पर जो है आपको क्वेश्चन चाहिए और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।